हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। कैसे हैं आप सभी। तो देखो, हम लोग इंडियन पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में और आर्टिकल 14 को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट स्टार्ट कराए थे और आर्टिकल 14 को डिस्क्राइब किया था। जो भी मेरे क्लास में नए स्टूडेंट्स हैं वो पहले की क्लासेस देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को आर्टिकल 14 अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखो, मैंने आर्टिकल 14 को पहले ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है कि भाई आर्टिकल 14 क्या है। इस वीडियो में मैं आर्टिकल 14 से रिलेटेड डॉक्ट्रिन को समझाऊंगी और साथ के साथ इसमें कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं और कुछ केसेस भी हैं हमारे आर्टिकल 14 से रिलेट करते हुए। वो सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 14 को। तो देखो, आर्टिकल 14 को डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक बार कोई रिवीजन आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आर्टिकल 14 क्या कह रहा है कि भाई राज्य 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसके अगेंस्ट? किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है। किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। कौन से वो 5 आधार थे? रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधारों पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसमें कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसको मैंने बताया था इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। थोड़ा सा कुछ रिवीजन मैं यहाँ पर भी आप लोगों को उस चीज के बारे में दूंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिट्ररीनेस, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिट्ररीनेस का मतलब क्या है कि देखो, राज्य, ये कहा आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य 5 ग्राउंड्स पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। दैट मीन्स राज्य कोई भी ऐसा मनमाना काम नहीं करेगा जिससे किसी भी व्यक्ति के समानता का अधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है मनमानेपन के अगेंस्ट ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। और मनमानापन किसका चल रहा है यहाँ? स्टेट के, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिट्रीनेस का मतलब क्या है? मीन्स दैट एनी गवर्नमेंट एक्शन, सरकार का कोई भी एक्शन, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी काम और लॉ मस्ट बी फेयर, फेयर होना चाहिए, लॉजिकल, तर्क संगत होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार किसी भी कोई भी मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को अब्रोगेट कर दे, उसको वायलेट कर ले, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक रूल्स और डिसीजन सिंपली बिकॉज इट वॉन्ट्स टू डू। ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार ऐसा चाहती थी तो इसलिए ये किया गया, ठीक है। तो सरकार अगर कुछ कर रही है तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तभी वो लॉ एग्जिस्ट कर सकता है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के तहत उस अधिकार को या उस कानून को क्या कर सकती है? नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, एक छोटे से एग्जांपल से इसको हम समझें कि जैसे नगर निगम ने किसी भी सड़क के किनारे कुछ दुकानें थी। आपको पता है कि कुछ दुकानों के आसपास में क्या होती है, बहुत ज्यादा सड़क को ब्लॉक कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ दुकानों में से 10 दुकानों में से 9 दुकानों को तो उन्होंने तोड़ दिया, एक को छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर मतलब आप आर्टिकल 14 का अब्रोगेशन कर रहे हो, आप आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक आप दीजिए, ठीक है। हो सकता है 9 दुकानें जो थी वो मतलब लाइक उसके पास कोई प्रॉपर कागजात नहीं थे, जमीन को प्रॉपर तरीके से ओनरशिप नहीं थी, ठीक है। और जो एक व्यक्ति जो बचा हुआ है उसके पास प्रॉपर दस्तावेज थे, प्रॉपर ओनरशिप थी, तब तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये लॉजिक है, ये रीजनेबल है। लेकिन अगर आप बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी रीजन के आप 9 की दुकानों को तोड़ रहे हो और एक को छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट गए हो। दैट मींस मनमाने तरीके से आप काम कर रहे हो, जो कि अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप स्कूल्स में हैं, ठीक है, आप सबके पास में बोर्ड एग्जाम्स आपने सबने दिए होंगे। अगर उस बोर्ड एग्जाम्स में से आप जैसे अब जिस भी सेंटर में आप लोग गए होंगे, आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके गए होंगे। अब उनमें से अगर सपोज कीजिए आपके पास प्रॉपर एडमिट कार्ड है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आई कार्ड है, सब चीजें हैं आपके पास, लेकिन फिर भी अब आपको एंट्री नहीं दी जा रही है एग्जामिनेशन में और बाकी सारे स्टूडेंट्स को एंट्री दे दी गई है, तो इसका मतलब है कि आपके अगेंस्ट क्या किया जा रहा है? आर्टिकल 14 को वायलेशन किया जा रहा है, आपके समानता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो आप इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो? सीधे कोर्ट जा सकते हो। तो ये क्या है? इस तरीके से किए गए एक्ट क्या है? मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल 14 है, ये बेसिकली यही कहता है कि भाई सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे किसी मतलब कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो कि बिना रीजन के हो, बिना मतलब जो कि क्या है, लॉजिकल ना हो, रीजनेबल ना हो और किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 को अब्रोगेशन कर रहा हो, वायलेट कर रहा हो। तो यहाँ पर क्या लग जाता है? आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस फॉलो होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। चलो फिर इसके बाद मैंने कोर कॉन्सेप्ट्स की जो बात की थी कि भाई इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि की समग्र समता कहा जाता है। और दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है। इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा किसी को भी। दैट मींस ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल कंडीशन को ये
तो एक्चुअल कंडीशन में ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इस तरीके से आपका एक कॉन्सेप्ट देता है आर्टिकल 14 में। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हाँ, एक चीज और थी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया था, ये हमने यूके दैट मींस ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और अब बात करते हैं हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, जिसे कहा जाता है विधियों का समान संरक्षण। ये बात ये करता है कि भाई जिसकी जैसी जरूरत होगी उसको उसी तरीके से लॉ, एक्ट, नियम, विनियम ये सब चीजें बनाई जाएंगी, उसी तरीके से उसको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। विधियों का समान संरक्षण इसके अंतर्गत आता है। क्लियर। ये हमने कहां से लिया है, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और साथ के साथ ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है। ये क्या है, एक पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि जिसकी जैसी जरूरत होगी उसको वैसे ही दिया जाएगा, क्योंकि हमारे समाज में बहुत तरीके की विषमताएं होती हैं, चाहे वो जेंडर को लेकर कह लीजिए, चाहे वो एज को लेकर के कह लीजिए, चाहे वो कास्ट को लेकर के कह लीजिए, ठीक है। ठीक है, जैसे इंडिया में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है SC ST OBCs को। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो किया जाए तो उसमें क्या है कि भाई कोई रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए था ना, सभी लोग एक बराबर हैं, मेरिट के बेसिस पर आपको नौकरी दी जानी चाहिए थी। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही क्या है, SC ST OBCs को रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो कम्युनिटीज हैं SC ST स्पेशली, ये जो कम्युनिटीज हैं ये पुराने समय से, बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा पिछड़ेपन का शिकार रही हैं, चाहे वो एजुकेशनली हो, चाहे वो सोशली हो, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही ये सब चीजें की गई हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड किया है। क्लियर हुआ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चलो अब बात करते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ केसेस की। तो केसेस में हमारे पास आते हैं, सबसे पहला केस आता है जिसे कहते हैं हम मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 का केस है। फिर आता है हमारे पास इंदिरा सोहानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 का केस आता है। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का केस है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का केस है। चलो एक एक करके हम थोड़ा सा मतलब एक ब्रीफली हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे कि मेनका गांधी केस में क्या था। ये देखो मेनका गांधी केस में पासपोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, पासपोर्ट एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग मेनका गांधी के पासपोर्ट को उनको बिना कारण बताए उनसे उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। तो कोर्ट का ये कहना था कि भाई अगर आपने उनका पासपोर्ट उनसे जब्त किया है तो आपको उनको ग्राउंड बताना चाहिए कि क्या ग्राउंड है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आर्टिकल 14 को आप हनन कर रहे हो, आर्टिकल 14 उनसे छीना जा रहा है। तो इस स्थिति में ये जो केस था ये क्या है आपका, आर्टिकल 14 से रिलेट करता है। हालांकि आर्टिकल 21 से भी रिलेट करता है। जब मैं 21 पढ़ाऊंगी तो ये दोनों चीजों को मैं एक साथ में रिलेट कर दूंगी कि भाई ये कैसे 14 से और 21 से रिलेट होता है। अभी के लिए ये समझिए कि मेनका गांधी केस क्या है आपका, पासपोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब सरकार ने उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया बिना कारण बताए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या था, ये अपना सुनवाई जब होती है तो कोर्ट क्या कहता है कि भाई आप किसी को भी इस तरीके से उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो। ये डायरेक्ट आपके आर्टिकल 14 और साथ के साथ आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है, ठीक है। अब इंदिरा सोहानी केस क्या था, इंदिरा सोहानी केस आपके आरक्षण से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब सरकार ने मंडल आयोग की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिया, तो भाई इंदिरा सोहानी क्या थी, सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ की क्या थी, वकील थी। उनका ये कहना था कि भाई आप तो आरक्षण को धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हो, पहले SC STs को दिया जाता था, फिर आपने ओबीसीज को भी देने लग गए। तो इससे जो सामान्य कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, उनके लिए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। उनके आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि वो समता के अधिकार से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज थी, कोर्ट ने जो बीपी मंडल की रिकमेंडेशन को कंटिन्यू रखा, लेकिन साथ के साथ उन्होंने आरक्षण की 50% लिमिट को सीलिंग तय कर दी, सीमा तय कर दी कि भाई इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, कोई भी किसी भी तरीके का कोई आरक्षण इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इंदिरा सोहानी केस क्या था, आरक्षण से रिलेट करता है और आर्टिकल 14 को के हनन का मामला इसमें जुड़ा गया था, ठीक है। फिर आता है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 2016 का केस है। ये ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ केस है, ठीक है। एक बहुत आई थी सरकार 2019 में कि भाई मुस्लिम महिलाओं को जो उनके पतियों के द्वारा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया जाता है, इसे तलाक बिद्दत कहा जाता है कि भाई एकदम लाइक आक्रोश में आके, जुनून में आके कि भाई फटाफट से आपने क्या किया, तलाक 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 3 शब्द कहे और अपनी वाइफ से किससे क्या हो जाता है, उसमें डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फीमेल्स की आर्टिकल 14 को अब्रोगेट कर रहा है ना, कि भाई महिलाओं को भी तो ये अधिकार होना चाहिए कि वो भी झटके से इस तरीके से जो भी रिलेशन है उससे बाहर आ सके। और साथ के साथ में आर्टिकल 21 को भी अब्रोगेट कर रहा था ये, ठीक है। तो ये जो केस था ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा था। एक इंपॉर्टेंट केस आता है नवतेज सिंह जौहर। देखो ये जो सारे के सारे केसेस मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, जब भी कभी आपका मेंस में इस तरीके के टॉपिक आते हैं और आप इन केसेस को लिखते हो, ठीक है, तो ये आपके आंसर, मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि ये जो सारे केसेस हैं आपके आंसर को बहुत ज्यादा एनरिच करेंगे। आप अपने आंसर में ना, जब आप इन केसेस से अपने आंसर को सपोर्ट करते हो ना, तो ये पता चलता है कि भाई ये जो चीजें हैं, ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो, ये आपकी खुद की स्टेटमेंट नहीं है, ये एक फेमस चीजों से निकल के स्टेटमेंट आई है। तो ये आपके आंसर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, फैक्चुअल डेटा आप जो इसमें लिख रहे हो, ठीक है। तो ये जो केस था जो हम बात कर रहे थे, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ये आपका है आईपीसी की धारा 377 के अगेंस्ट, ठीक है, जिसे होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है। आधार पर जो आईपीसी की धारा 377 है उसको क्रिमिनल कैटेगरी से हटा दिया गया, ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया। अब भारत में, देश में, हमारे देश में क्या है, होमोसेक्सुअल रिलेशंस क्या है, लीगल है, ठीक है। तो ये जो 3-4 केसेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर हुआ?
ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस क्या क्या है आर्टिकल 14 से जुड़े हुए, उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई आर्टिकल 14 देखो मैंने बताया आर्टिकल 14 क्या है, समता का अधिकार देता है और इसमें दो कोर कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हालांकि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, सब लोग बराबर है, सब इक्वल है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ लिमिटेशंस इसमें दी गई हैं, संविधान कुछ लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है और उनके क्या ग्राउंड्स हैं, क्यों वो लिमिटेशंस दी गई हैं, ये चीजें भी आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो लिमिटेशंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लिमिटेशंस को पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए यहाँ तक समझिएगा कि डॉक्ट्रिन क्या कहती है और केसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आपके कोई डाउट और कंफ्यूजन है तो उसको भी बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी सारे के सारे डाउट्स को और कंफ्यूजन को क्लियर करने की। थैंक यू।